यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान में संशोधन के बारे में बात करेंगे। किसमें संशोधन? संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन या फिर संविधान का संशोधन। तो किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है ये हम देखेंगे। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान और अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान न तो लचीला है न ही कठोर है, यद्यपि यह दोनों का मिश्रण माना जाता है। और संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में, इसमें भाग 20 का जो अनुच्छेद है 368, इसके अंदर संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है और यह उल्लेखित करता है कि संसद अपनी जो संविधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या फिर निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधन यहाँ पर नहीं कर सकता, संविधान की उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता, यानी संसद है यहाँ पर उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामला जो 1973 है उसमें दी गई है। केशवानंद भारती मामला 1973 में बताया गया है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये मामला था 1973 का। अब बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया क्या रहेगी। अगर संशोधन करना भी है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। संशोधन प्रक्रिया, किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का कुछ तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। पहला तरीका बताया गया है कि संविधान के संशोधन का आरंभ है संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में ये नहीं हो सकता है। सिर्फ कहाँ पर होता है? सदन के किसी भी सदन में ये हो सकता है। दूसरा, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है और विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन के कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या फिर मतदान द्वारा होना चाहिए। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों संयुक्त सदनों की यहाँ पर संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए और यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। उसके बाद में यहाँ पर संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राज्य विधानमंडलों की सहमति के बाद यहाँ आवश्यक है कि फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए ये भेजा जाएगा और जब ये राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए इसको भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को यहाँ पर सहमति देनी होगी। तो ये किस सहमति देने के बाद किसमें किया गया है? जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए यहाँ पर बाध्य बनाया गया है। तो 24वें संविधान संशोधन करके 1971 में राष्ट्रपति को यहाँ पर बाध्य बना दिया जाता है कि राष्ट्रपति को यहाँ पर सहमति देनी ही होगी। और फिर राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में यहाँ पर अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है। अब संशोधनों के प्रकार की बात करें, कौन कौन से संशोधनों के प्रकार है यहाँ पर क्या है? संशोधन के प्रकार, कौन कौन से संशोधन के प्रकार है? अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की जो संशोधन है उनकी व्यवस्था करता है। ये है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति के द्वारा
लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद हैं संसद के साधारण बहुमत से नहीं, संविधान के कुछ उपबंध से संशोधित हो सकते हैं। वह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान जो कि साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है: संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन किया जा सकता है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा की बात करें, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कैसे हो सकता है? पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। तो संविधान के अनेक उपबंध हैं, संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है कि नए राज्यों का प्रवेश व गठन साधारण बहुमत से हो सकता है। नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं और संबंधित राज्यों के नामों परिवर्तन साधारण बहुमत से हो सकता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण, उसकी समाप्ति साधारण बहुमत से हो सकती है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भले ही विशेषाधिकार आदि हों, ये सभी क्या हो सकता है? साधारण बहुमत से हो सकता है। संसद में गणपूर्ति साधारण बहुमत से हो सकती है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं, साधारण बहुमत से हो सकता है। संसद में प्रक्रिया में नियम साधारण बहुमत से हो सकता है। संसद, इसके सदस्यों और उनकी समितियों को विशेषाधिकार साधारण बहुमत से हो सकता है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग साधारण बहुमत से हो सकता है। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर साधारण बहुमत से हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना साधारण बहुमत से हो सकता है। राज्यसभा का राजभाषा का प्रयोग है, साधारण बहुमत से हो सकता है। नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन यहाँ पर होगा और 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन यहाँ पर होगा। फिर संसद के विशेष बहुमत के द्वारा की बात करें, यानी साधारण बहुमत के द्वारा तो हो गया, अब संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। संसद के विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, जैसे संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान के सदस्यों का बहुमत, प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान के सदस्यों का 2/3 का बहुमत। यहाँ पर कुल सदस्य अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के 2/3 यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर चाहे उसमें रिक्तियां या फिर अनुपस्थिति हो। फिर यहाँ पर स्पष्ट चरणों में हम बात करें कि स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी आवश्यकताओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्याख्या की गई है। विशेष बहुमत की व्याख्या किस तरीके से यहाँ पर की गई है, जैसे कि यहाँ पर जो विशेष बहुमत की व्याख्या यहाँ पर की गई है उसमें बताया गया है कि इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है। फिर हम बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तीसरा है संसद के विशेष जैसे नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक या कुछ या बचे हुए राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति दे देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति
देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा यहाँ पर निर्धारित नहीं है। कुछ निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणियों की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और यहाँ पर संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 300 यहाँ पर 68 में स्वयं बताई गई है। फिर संशोधन प्रक्रिया की आलोचना यहाँ पर की गई है। क्या की गई है? संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना यहाँ पर की गई है। किस तरीके से संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की गई है? आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की यहाँ पर आलोचना की है कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे कि संवैधानिक सभा, संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्तियां व्यापक रूप से प्राप्त हैं, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को प्राप्त है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण और समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान है वो संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी और उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ इस साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत के मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। संशोधन प्रक्रिया से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है, अतः उन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण या सरल है। परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि यह सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, न ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार न करा पाए। केसी व्हीलर ने ठीक ही कहा है कि लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा है कि हम संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। इसी तरह वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान में किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने और अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया यहाँ पर बनाई है। केसी व्हीलर भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक थे। वे कहते हैं कि संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से मिलने वाली है। ग्रीनविल ऑस्टिन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है और यह काफी कम संविधान का विविध गुण वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले ऑडियो लेक्चर के अंदर संविधान की मूल संरचना क्या है, किस तरीके से संविधान बनाया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान की, वो हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे।